आजकल आप मास्टर ट्रेनर भी हैं माशाल्लाह आईएसओ की। आईएसओ क्या है, इसकी तारीख क्या है और ये कितनी तरह के हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं? ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। 1947 जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ये अदारा कायम किया गया। इस अदारे ने कुछ अपने स्टैंडर्ड्स बनाए। इससे पहले दुनिया के बेशतर ममालिक में अपने अपने स्टैंडर्ड पे काम हो रहा था। जब दुनिया ने इनके स्टैंडर्ड्स को देखा, उन्होंने इनके स्टैंडर्ड को अपनाना शुरू कर दिया। और इन्हीं स्टैंडर्ड में से सिटी लैब ने 2 स्टैंडर्ड लिए हुए हैं। 15189 2012 मेडिकल लेबॉरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सारे अदारे अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए लेते हैं, और हमने भी उसके क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए हमारे स्पेसिफिक लैब के लिए जो है वो 15189 2012 ये हमारा स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए पीनैक ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदारों को अपना नुमाइंदे यहाँ पे मुंतखब किए हुए हैं। उसमें से हमने पीनैक पाकिस्तान नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, हमने उनको जैसे अपना आर्डर के लिए उनको मुंतखब किया हुआ है। वो अपना हमारा एक्सटर्नल आर्डर आगे यहाँ पे करते हैं, और उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें वो सर्टिफिकेट जारी करते हैं। इसका मतलब है कि डॉक्टर साहब आपने कहने का मकसद आपका ये है कि बुनियादी तौर पे ये 1947 में शुरू हुआ था जैनवा में। जी सर। और इसका मतलब यही था कि जो लेबॉर्ट्री या मेडिकल के जो इतने भी सिस्टम हैं उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करना। जी सर। फिर आस्ता आस्ता सब ममालिक ने महसूस किया कि ये एक अच्छा सिस्टम है, जी। तो उसको उन्होंने अपनाना शुरू किया। जी। और आपने ये भी बताया कि ये 2 तरह का है, एक ISO 15189 जो कि मेडिकल को डील करता है, और एक ISO 9001 है जो मैनेजमेंट क्वालिटी को डील करता है। तो इसमें मेरा ख्याल यही है कि ये जो ISO 9001 है, इसमें ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ सिटी लैब या किसी और लेबॉर्ट्री के लिए भी होता, बल्कि ये किसी कॉटन की इंडस्ट्री है उसके लिए भी हो सकता है, किसी और जो है शॉप के लिए उसके लिए भी हो सकता है। ये सिर्फ देखने का मकसद इसका ये होता है इस वाले का कि क्वालिटी कैसी है उसके कामों की। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ लेबॉर्ट्री से रिलेटेड हो, वो क्वालिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे वो टायर बनाने वाली फैक्ट्री हो सकती है, कोई चीनी बनाने वाली फैक्ट्री हो सकती है, कोई मशरूब बनाने वाली फैक्ट्री होती है। तो ये जो है ना ISO 9001 ये बुनियादी तौर पे क्वालिटी को देख रहा है, लेकिन ये जो हमारा 15189 है ये ख़ास तौर पे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सिस्टम को देखता है, जिसमें लेबॉर्ट्री भी आ जाती है, जिसमें रेडियोग्राफी भी आ जाती है, जिसमें मेडिकल से सारे उनकी जो है ना सारी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है, ऐसे ही कहना चाहते हैं ना। हाँ, और ये जो पाकिस्तान नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल है, इसने ये इदारा इसी को देखने के लिए बनाया है। ठीक है, और इसके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, और जो जो लोग उस स्टैंडर्ड्स को मीट कर लेते हैं फिर ये उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं। और ये बड़ा एक आसान सर्टिफिकेट नहीं है, ये बड़ा मुश्किल सर्टिफिकेट है। इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हमें चीज़ों को फुलफिल करना पड़ता है। जैसे कि हम रिसेप्शन में खड़े होते हैं, हमारे पास कोई मरीज आ जाता है कि मुझे जिगर का प्रॉब्लम है, ये किडनी का प्रॉब्लम है, आप मेरे पास का टाइम नहीं है, आप टेस्ट कर दें। इस चीज़ के लिए सर हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को कैसे उसकी रहनुमाई करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम पेशेंट को बड़े प्यार से कहेंगे आप तशरीफ़ रखें। ये तो हर एक जगह हमने पेशेंट को अच्छे तरीके से डील करना है। फिर हम उसकी बात को सुनेंगे। अगर तो वो टेस्ट के खुद नाम बताता है, फिर तो हमने आपको बताया कि हमारे पास एक वर्बल फॉर्म है जिसमें हम साइन करवा देंगे। लेकिन अगर कहता है जी मुझे फॉर एग्जांपल बुखार भी है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जल्दी में हूँ, या मेरे तो दिल की थोड़ी सी तकलीफ महसूस हो रही है, या मेरा जिगर का कोई मसला है, मतलब एक स्पेसिफिक बीमारी बता रहा है, ये नहीं कि वो 10 बीमारियाँ बताए तो आप कहें, फिर उस सूरत में तो आपने डॉक्टर का ही कहना है कि अपने डॉक्टर से आएँ। लेकिन वो कहता है यार एक जिगर के हवाले से मैं टेस्ट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप ये करेंगे, डॉक्टर आपके पास बैठे होते हैं, आप उसको डॉक्टर से मिलवा दें। डॉक्टर मिलने के बाद उसको चेक करने के बाद कुछ टेस्ट तजवीज़ करेंगे हमारे, और वो भी ज़्यादा कोशिश हमारी यही होगी कि कम से कम टेस्ट करें, वरना मरीज़ ये भी कह सकता है कि मैं तो डॉक्टर के आगे फंस गया था और डॉक्टर ने इतने सारे टेस्ट लिख दिए। तो वो भी हमारी कोशिश ये होगी कि हम सिर्फ जो इनिशियल स्क्रीनिंग के टेस्ट हैं वो करें, लेकिन वहाँ भी हम जो फॉर्म है ना वर्बल फॉर्म, उसको भरवाएंगे उससे, फिर उससे इजाज़तनामा लेंगे, ताकि कल वो ये ना कह सके कि उन्होंने मेरे गलत टेस्ट कर दिए या मुझसे पूछे बगैर कर दिए। ज़िंदगी में याद रखें, गोल्डन रूल है कि पेशेंट इज़ ऑलवेज राइट। कि जब भी कोई मरीज़ आपके पास आता है और कहता है कि, तो हमने उसको मुतमईन करना है। ये नहीं कि जी हमारी रिपोर्टें ठीक है, हम तो, क्योंकि
पहले हो भी सकता है कि हमारे से भी गलती हो सकती है। मिसाल के तौर पे देखें ना, अगर तो पेशेंट बाहर से आ रहा है सैंपल लेके, हम उसकी पर्ची को पढ़ते हैं अच्छी तरह के, पहले देखते हैं कि मरीज़ बाहर से सैंपल लाया था या हमने लेबॉर्ट्री के अंदर पहले सैंपल लिया था। हम ये देखते हैं कि बाहर से आया था तो फिर तो चांस ये है कि बाहर से जब वो नर्स ने या किसी डॉक्टर ने सैंपल लिया, वो गलत मरीज़ का ले लिया या लेबलिंग कर दी, वो हमारी जिम्मेदारी में नहीं आता बाहर से, क्योंकि बाहर के जो सैंपल होता है वो गलत लेबलिंग भी हो सकती है, तो इसमें हम जिम्मेदार नहीं होते। हाँ, जो हमारे पास अंदर आता है जिसको हमने सैंपल लिया होता है, उसमें हमारी जिम्मेदारी में शामिल होता है कि हमने किस तरह के, उसकी सूरत ये हो सकती है कि जब हमारे पास भी आता है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हमारे से गलतियाँ हो सकती हैं, कि हम लेबलिंग में गलती कर सकते हैं, हम गलत सिरिंज में डाल सकते हैं, हम गलत बोतल का टेस्ट कर सकते हैं, मतलब हमारे 1001 कॉजेज है। तो हमने क्या करना है, मरीज़ को आराम से उसकी बात सुननी है, हमने चिट को देखना है और कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी हम अपने जो मुतलका डिपार्टमेंट उससे चेक करेंगे, गलती की वजह अगर जल्दी समझ आए तो ठीक है, नहीं आती तो हम ये करते हैं, पेशेंट को कहते हैं जनाब आप मेहरबानी फरमा के हमें एक नया खून का सैंपल दे दें। उसकी वजह मैं क्यों कह रहा हूँ कि दोबारा हम सैंपल क्यों लेना चाहते हैं, उसकी वजह ये होती है कि हो सकता है पहले पेशेंट जब हमने टेस्ट किया हो 99% चांस तो ये कि हमारा टेस्ट ठीक होता हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम 1% चांस रखते हैं गलती का कोई चांस ऐसा है, तो हम ये करेंगे कि जब हम दोबारा उसका सैंपल लेके टेस्ट करते हैं और वो रिजल्ट और पुराना रिजल्ट एक जैसा आता है, तो फिर हमें यकीन हो जाता है कि हमने जो टेस्ट किया था वो सही है। फिर हम मरीज़ को कहते हैं भाई हमने तो मुतमईन हो गए हैं, क्योंकि हमने दो मरतबा आपका टेस्ट लिया है और दोनों मरतबा टेस्ट लेना है, ये नहीं कि पुराने सैंपल पे रिपीट कर दें हम, क्योंकि देखें ना, जब हम कहते एक मरीज़ कहते हैं मेरा टेस्ट गलत है और हम पुराने सैंपल पे रिपीट करेंगे तो सैंपल तो वही है ना, इसलिए ज़रूरी है कि जब मरीज़ कंप्लेन करें तो उसका नया सैंपल लेके दोनों को कंपेयर करें, वो फिर हमारी जिम्मेदारी है, हमें अपनी गलती को बाद में देखना है। सर जब ये मरीज आता है, जो कहते हैं कि हमें रिपोर्टें मरीज कर देते हैं, आप उसको कितनी देर के लिए बैठा सकते हैं कि सर आप कोशिश तो यही करें 5-10, कोशिश यही करें कि उसको तो टॉप अर्जेंट डील करें, बिल्कुल ठीक है, और कोशिश करें उसको 10 से 15 मिनट के अंदर उसको फारिग करवाएं, ये बताएं कि और इस दरमियान में हो सकता है उसको चाय वाई पूछे ताकि वो बेचारा इतनी देर बैठा रहे, उसको ये नहीं कि 2-2 घंटे बिठाना है, आप उसका टेलीफोन नंबर ले लें, आप सारा कुछ लेने के बाद कोशिश करें सैंपल तो ले लेना पहले, और फिर उसको कहें कि हम इंशाल्लाह खुद फॉलो करेंगे इसको, हम आपको फ़ोन करके बताएंगे। अगर मरीज कहते हैं कि मेरा मरीज तो हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं उसका सैंपल तो बाद में दूंगा, पहले आप मुझे इसकी कंफर्मेशन, उस सूरत में हम उसे देखें हम ये कर सकते हैं, उसमें भी हम टेलीफोन नंबर ले लेंगे, अपना चेक करेंगे, हमसे भी तो गलती हो सकती है, बाज़ का टाइपिंग की एरर हो सकती है, बाज़ का जो एंट्री करने वाला है वो भी गलत हो सकता है, तो हम ये भी चेक कर, यही तो मैं वो 10-15 मिनट में चेक करवाना चाह रहा हूँ, मैं जल्दी 1-2 दिन के अंदर आ गया तो चेक करवाने का मकसद यही है। बिल्कुल ठीक। सर खून जो है, ब्लड जो हम लोग ले लेते हैं वो आर्टरी से लेना चाहिए या वेन से लेना चाहिए सर, आप क्या प्रेफर करते हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि बेहतर यही होता है कि वेन से लिया जाए, लेने को तो हम आर्टरीज से भी ले सकते हैं, और उसके लिए हमें ये समझना है कि आर्टरीज होती क्या हैं। आर्टरीज जो होती हैं वो खून की शरियानें हैं, नालियाँ हैं जो दिल से खून लेकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती हैं, और वेन्स जो होती हैं वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गंदा खून लेकर हमारे दिल में वापस आती हैं। और वेन से लेने की वजह ये होती है कि वेन्स जो हैं वो सुपरफिशियल होती हैं, ऊपर की सतह पर होती हैं, उनको ढूंढना आसान होता है, उनसे खून लेना आसान होता है, असल बुनियादी वजह ये होती है। और इसी वजह से दुनिया में जो जितनी भी आप किताबों में रेफरेंस वैल्यू देखते हैं किसी भी चीज़ की, वो वीनस ब्लड के साथ ही ली जाती है, क्योंकि ब्लड लेना आसान है, आर्टरी का ब्लड लेना आसान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आर्टरी का ब्लड लेने के लिए स्पेशल डॉक्टर की ज़रूरत होती है, और नंबर 3 ये कि जो है वो अमूमन सिर्फ और सिर्फ ब्लड गैसेस के लिए लिया जाता है। अच्छा बेटा, ये बताओ कि अगर एक पेशेंट है जिसकी रसीद बन गई आप, और रसीद वाले ने जो हमारा सीट नंबर 1 पे बैठा है उसने जो है आपके हवाले कर दिए जिसने सैंपल लेना है पेशेंट का, तो अब आपके ख्याल में हम किस तरह आगे इसको प्रोसीड करेंगे? जब पर्ची आएगी तो उसके मुताबिक हम कंटेनर पे लेबलिंग करेंगे, प्रॉपर उसको मुकम्मल तौर पे चेक करेंगे, उसके बाद हम मरीज़ को बुलाएंगे
और मरीज़ को बुलाने के बाद उसका नाम उसका वेरीफाई करेंगे और उसको हम सीट पे बिठाएंगे। फिर मरीज़ के हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करेंगे और मरीज़ से इजाज़त सैंपल लेने की इजाज़त लेंगे। मरीज़ इजाज़त बेटा अगर वो सैनिटाइजर नहीं है तो फिर क्या करोगे तुम? वो उसके बाद अगर हैंड सैनिटाइजर इन केस मौजूद नहीं है तो हम ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम मरीज़ के इजाज़त देंगे कि हम आपका सैंपल लेना चाहते हैं। वो इजाज़त देगा तो हम उसके सामने सिरिंज खोलेंगे और उसका सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के बाद हम उसको कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पेशेंट को हम अल्कोहल स्वैब से उसको कहेंगे कि आप इसे 1 से 2 मिनट प्रेस रखें और उसके बाद कुछ सनी प्लास लगा देना। जब पेशेंट ओके हो जाएगा उसके बाद हम उसको कहेंगे सर आपको रिपोर्ट इतने बजे सिटी लैब से मिलेगी, अब आप फ्री हैं और अब आप जा सकते हैं, और उसको खुदाफिज करके अच्छे तरीके से रवाना करेंगे। अच्छा ये बताओ कि माशाल्लाह अच्छा जवाब दिया आपने। सर आप एक बाजू पर क्या मैं आपका सैंपल ले सकता हूँ? जैसा कि सैंपल लेने लगे, सिरिंज खोलिए, नॉन इफेक्टेड में ये डालेंगे वेपर इसका, ये डाल दिया। अब ये सैंपल लेंगे, टोनिकेट बांध जाएंगे। इसको आपने मल्ला सिर्फ प्रेस करके रखना है, ठीक है? इसे मैं क्लास में जाता हूँ ये सैंपल इन्होंने बोतल में डाला, सैंपल बोतल में डालने के बाद ये नीडल को काट रहे हैं और अब इन्होंने सिरिंज को भी काट दिया ताकि ये दोबारा रीयूज ना हो सके। अब ये अंदर तोड़ दिया इन्होंने इसका, और सिरिंज के डिस्पोजेबल करने के लिए इन्फेक्टेड में यहाँ डाल दिए। ये इनका सैंपल कंप्लीट हो चुका है। पेशेंट अक्सर ना तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है अमूमन। लास्ट हमारे साथ ऐसा हुआ है पिछले दिनों, तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए? देखिए ये कई बार ऐसे पेशेंट आएंगे कि उनको समझ लें कि खून देखते ही फोबिया हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, बाज़ बात बेहोश भी हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने उनको फ़ौरन जो है अपनी जो हमारा ये जो बेंच है उस पर लिटाएँ, उसकी टांगों थोड़ी सी के लिए उठा दें, वो एकदम से जो है सेट हो जाएगा। उसके अलावा उसको पानी वानी पिलाएं। ये कोई ऐसी ख़तरनाक बात नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें खुदा न खास्ता मरीज़ को कोई ऐसा सीरियस बात नहीं होगी जिससे परेशानी की बात हो। अच्छा सर, इस दौरान हमारे ड्यूटी डॉक्टर तो बैठे होते हैं, क्या उनसे मशवरा लेना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, चाहिए? मशवरा नहीं लेना चाहिए, बल्कि ऐसी सूरत हाल में कोई हर्ज नहीं है कि अगर हमारा डॉक्टर बैठा है तो आप उसको बुलाएं। डॉक्टर बैठा ही इसीलिए है कि कोई मसला हो रहा है तो उसको रखा जाए। तो ऐसी सूरत में फ़ौरन डॉक्टर को भी या मुतलका हमारे में से कोई भी सीनियर बंदा बैठा उसको बुला लें। हमारे पास लैब में कोई मरीज़ आता है तो हमें उसे कैसे डील करना चाहिए, अगर इस चीज़ के बारे में हम ब्रीफिंग दे दें। देखें, सबसे पहले तो ये है कि जब कोई मरीज़ लेबॉर्ट्री के अंदर आना है तो उसको सबसे पहले आपने अस्सलामु अलैकुम कह के बड़ी मुस्कुराहट के साथ रिसीव करना है, और उसके बाद आपने उसे प्यार से डील करना है, उसकी बात को सुनना है, उसको समझना है।
और उससे पूछना है कि भाई आप क्या टेस्ट कराना चाहते हैं। अगर तो आपके पास कोई नुस्खा है तो वो दिखा दें, अगर नुस्खा नहीं है तो आपने फॉर्म भरवाना है जो हमने पहले भी बता दिया है। उसके बाद जब आप उसके टेस्ट जो है कंप्यूटर में देखेंगे, कंप्यूटर में उसको एंट्री करेंगे, लेकिन प्रिंट आउट लेने से पहले आप उससे बताएंगे कि भाई आपके इतने टेस्ट हैं, इतनी अमाउंट बनती है, क्योंकि बाज़ का पेशेंट के पास सोचता है पैसे ना हो, या बाज़ का मरीज़ अपने तादाद देख के वो कम कराना चाहे, तो पहले आपने लाजमी उसको बताना है कि भाई इतने पैसे आपके बनते हैं। बहुत ज़रूरी सवाल है, और ISO वाले जब भी आएंगे ना आपसे यही सवाल करेंगे कि जनाब एक पेशेंट की जब आप रसीद काट रहे हैं तो आप उससे क्या इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। तो उसका इंपॉर्टेंट सवाल यही बनता है कि आप रसीद काटने से पहले उससे पूछेंगे कि भाई इतना बिल आपका बन गया है, तो आपकी इजाज़त है तो मैं काट लेता हूँ। जब वो इजाज़त दे देगा तो आपने उस रसीद को काट लेना। अच्छा सर, हमारी लेबॉर्टरी में कोई भी मरीज़ एंटर होता है ना, तो वो सीट 1 है हमारी, सीट 2 है इंचार्ज है, उस मरीज़ को सबसे पहले किसको डील करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जो सिर्फ स्लिप लेकर आते हैं, हमें बॉटल चाहिए। देखिए, असूली तौर पे और इखलाकी तौर पे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जब भी कोई पेशेंट आता है ना, तो जो 2 नंबर सीट पे बंदा बैठा हुआ है बुनियाद तो उसका काम है, क्योंकि 1 नंबर वाला जो हमारा बंदा है वो तो पेशेंट को डायरेक्ट डील कर रहा है, रसीद काट रहा है। 2 नंबर वाले को हमने रखा इसीलिए होता है कि उसका काम ये है कि अगर कोई आ जाता है और कोई बात पूछना चाह रहा है तो वो उसको गाइड करे, लेकिन अगर उसको नहीं समझ आ रही, जैसे कोई इम्पोर्टेंट डॉक्टर आ गया, कोई इम्पोर्टेंट बंदा आ गया, वैसे तो सारे ही मरीज़ हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सी फंसी भी बात कर रहा है या मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं इसको समझा नहीं पा रहा, तो आपका इंचार्ज जो है ना, आपने उसको रेफ़र करना है कि भाई इंचार्ज साहब ये पेशेंट है, ज़रा काइंडली इसकी बात सुन। फिर इंचार्ज का काम है कि उस मरीज़ की तमाम बातों को सुनना और जिस मरीज़ को जिस तरह का उसके हिसाब से डील करके प्यार मोहब्बत से अच्छी तरह मुतमईन करके उसने भेजना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हमारे पास एक टोकन सिस्टम भी चल रहा है, तो अब ये सेकंड सीट में किसका काम है जो टोकन किन मरीज़ों को देना है और किसको फ़ौरन उसको हल करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप मेरा ख्याल है जो 2 नंबर का बैठा हुआ है उसका काम ही यही है, जब भी कोई मरीज़ को देखता है कि दरवाजे पे दाखिल होता है तो उसको जो है फ़ौरन बुला के कोशिश करनी चाहिए कि वो उसको हवाले कर दे कि जी आपका टोकन है, और बड़ी प्यार से सलाम करने के बाद ये सारे काम करने और उनको बताना है कि हजूर ये आपको टोकन दे दिया गया और आप काइंडली तशरीफ़ रखें, जैसे ही हम आपका टोकन पुकारेंगे नंबर आपने हमारे पास आना है। मरीज़ का खून हमने सिरिंज के अंदर दे दिया, अब उसके बाद हमने टेस्टों के एतबार से उसको मुख्तलिफ शीशियों के अंदर डालना है। ये बिला तरतीब डाल देना चाहिए या किसी तरतीब से उन शीशियों के अंदर खून को डालना चाहिए? सर, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि बाज़ औक़ात एक मरीज़ आता है और बहुत सारे उसके सैंपल होते हैं। पहली बात तो ये जहन में रखनी चाहिए कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ ट्यूबों की ज़रूरत होती है और हर ट्यूब के ऊपर एक कैप लगा होता है जो कि मुख्तलिफ़ कलर का होता है। जब हम एक मरीज़ का सैंपल लेते हैं, सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसे ब्लड कल्चर में लें। उसके बाद जो तरतीब बनती है कि हम ब्लड कल्चर में लेने के बाद नीडल चेंज करते हैं और उसके बाद नई नीडल लगाते हैं। फिर उसका सैंपल हम PT और APT की बोतल के लिए लेते हैं। उसके बाद जो केमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लॉटेड सैंपल, जिस जेल की ट्यूब होती है उसके अंदर लेते हैं। उसके बाद जो है फिर हम इसको हेपरीन के लिए लेते हैं, जिसमें हेपरीन में हम APT करते हैं या क्या करते हैं, या ब्लड गैसेस करते हैं, उसके लिए ले लेते हैं। उसके बाद हम CP का ब्लड लेते हैं, तो उसके बाद जो है हम सोडियम फ्लोराइड शुगर का टेस्ट लेते हैं। पहले होता है कि जैसे हम सैंपल जब हम सिरिंज में लेंगे उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉल जो हमारा है उसमें ब्लड कल्चर में डालेंगे, उसके बाद PT APT में डालेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री की जेल क्लॉटेड बोतल में डालेंगे, फिर CP हेपरीन में डालेंगे, फिर CP में, और फिर उसके बाद हम सोडियम में। ये सर आप हमें बता सकते हैं कि हम ब्लड कल्चर में किन पहले सैंपल डालेंगे? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। उसकी वजह ये है कि बाकी बोतलें जो है स्टरलाइज नहीं होती, जबकि जो ब्लड कल्चर की बोतल है वो स्टरलाइज होती है। और हमने तो बुनियादी तौर पे जो है वो ऑर्गेनिज्म देखना है, इन्फेक्शन को देखना है। तो क्योंकि हमारी सिरिंज भी स्टरलाइज होती है, ब्लड कल्चर बोतल भी स्टरलाइज होती है, तो पहले हम इसलिए ब्लड कल्चर में डाल देते हैं ताकि कोई कंटेमिनेशन यानी कि बाहर से कोई और इन्फेक्शन उस ब्लड कल्चर के अंदर ना दाखिल हो सके।
हमने ब्लड ले लिया। उसके बाद बाज़ दफ़ा इतना टाइम नहीं होता कि हम शीशियों के ऊपर पढ़ें कि ये किस किस शीशी के ऊपर क्या लिखा है, उसमें कौन सा ब्लड डालना है। तो कोई ऐसी निशानी है जिसे देख के हम अंदाज़ा लगा सकें कि ये फ़लाँ शीशी है, ये फ़लाँ शीशी है, ये फ़लाँ शीशी है? ये सर बड़ा अच्छा सवाल ये भी आपने किया, बिल्कुल ऐसा ही है। जितनी मैंने अभी ऑर्डर ऑफ ड्रा में बताया था, उन सब की जो बोतलों के जो ऊपर ढक्कन होते हैं उन सब के रंग मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पे ये तो खैर ब्लड कल्चर की बोतल है, ये आपको साफ नज़र आ रही है कि ये ब्लड कल्चर की बोतल है, इसमें कोई मतलब मुश्किल नहीं है। लेकिन ये स्पेसिफिक कलर स्पेसिफिक चीज़ की बनी है। इसके अंदर एक मीडिया पड़ा हुआ है जो नज़र आ रहा है, लिक्विड किस्म का मीडिया है। ये तो हो गया। उसके बाद ये वाली जो है वो आप CP APT और APDT है, क्योंकि इसके अंदर ट्राई सोडियम सिट्रेट होता है। ये एक एंटी कोगुलेंट होता है जो इसके ख़ास तौर पे सिर्फ BT और APDT के टेस्टों में और ESR के टेस्टों में यूज़ होता है। इसके बाद आप ये देखें कि ये वाली जो है ये जेल है। जेल से मुराद ये है कि जितने केमिस्ट्री के टेस्ट होंगे इसके ऊपर ये पीले से रंग की ढक्कन लगा हुआ है, केमिस्ट्री के सारे टेस्ट इसके अंदर होंगे। इसी तरह ये जो ग्रीन कलर की है ये आपकी जो है हेपरीन के लिए है, तो ये इससे भी पता चल जाएगा कि वो टेस्ट जो हेपरीन के साथ लेने एज एन एंटी कोगुलेंट वो इसमें हो जाएंगे। फिर ये कौन सा लेवेंडर कलर आप ये देखें, ये CP के लिए। इसके अंदर EDT होता है, सोडियम EDT एंटी कोगुलेंट होता है जो खून को जमने नहीं देता। इसके बाद ये आखिरी ट्यूब होती है जो कि ब्लड शुगर के लिए, इसके अंदर सोडियम फ्लोराइड होता है। अब आप पूछेंगे कि इसको क्यों अलग लिया जा रहा है शुगर को, उसकी वजह ये होती है कि अगर आम बोतलों में लिया जाए तो सेल जो है वो शुगर को यूज़ करते हैं, और अगर आप 2-4 घंटे डिले हो गए किसी वजह से टेस्ट करने में तो शुगर कम आएगी। लेकिन सोडियम फ्लोराइड का ये फ़ायदा होता है कि ये जो है ना शुगर को सेल जो यूज़ करना है ना उसको रोक देते हैं। और सबसे आखिर में ये ESR की ट्यूब है जो काले रंग की है, इसमें सैंपल है। शीशियों में ब्लड डालते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से डाल दें, आधा सीसी डाल दें, 1 सीसी डाल दें, या इसकी कोई मिकदार होती है जो मिकदार इन शीशियों के अंदर डालनी चाहिए? सर ये जितनी भी शीशियाँ हैं इनके ऊपर निशान बना हुआ है, वो एक आम बंदा भी इसको देख सकता है। जब आप खून डालेंगे तो एक लकीर बनी हुई है हर जगह। मिसाल के तौर पे जैसे ये देखें ना, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये निशान है, यही निशान है ना, देखें ये क्लोज करें भाई, ये काला निशान है। तो इसमें जब आप लेंगे तो यहाँ तक हम सैंपल लेंगे। इसी तरह ये भी देखें, इसमें भी एक निशान बना हुआ है ये वाला। तो हर ट्यूब के अंदर एक ना एक निशान होगा, आपने उस निशान तक ये सैंपल लेना है। शुक्रिया, ख़त्म हो गया। दोस्त इसका करते हैं कि सैंपल वो लेते हैं और दूसरा बंदा वो लेबलिंग कर रहा होता है, क्या ये तरीका दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है सर, ये तो बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए। ये तो ये समझ लें कि जिस तरह एक बंदे ने जब पर्ची ली है, उसने लेबलिंग की है, उसने सारा किया, उसको आखिर तक उसी बंदे को डील करना चाहिए। क्योंकि उसमें कई बार ऐसा चांस हो सकता है कि जब एक बंदा सैंपल ले रहा है दूसरे को दे रहा है तो गलती का चांस काफ़ी है कि वो किसी और ट्यूबों में डाल दे, किसी और मरीज की चीज़ों में डाल दे, और फिर वो जो है ना रिजल्ट सही नहीं आएंगे। तो ये तो इसको तो सख्ती से डिस्करेज करना चाहिए कि जो बंदा सैंपल लेना शुरू कर रहा है वो आखिर तक उस पेशेंट को वही डील करे। सर TLC का सैंपल लेने का तरीका क्या है सर? TLC एक टेस्ट करने के तरीक़ाकार का नाम है। आमतौर पे ये टेस्ट उन लोगों में किया जाता है जिनका शुबा हो कि वो कोई नशियात इस्तेमाल करते हैं। तो आमतौर पे जो लोग ड्रग्स या नशियात इस्तेमाल करते हैं, नशा और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो बड़े होशियार होते हैं। वो ये करते हैं कि इसके लिए हमें पेशाब का सैंपल चाहिए होता है तो वो पेशाब में पानी डाल देते हैं। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए हम मरीज़ को पहले ये बताते हैं कि हमारा एक बंदा बाथरूम में आपके साथ जाएगा और उसकी निगरानी में आपने सैंपल देना है ताकि वो उसमें पानी मिक्स ना कर सके। अब वो सैंपल लेके तो उस पर फिर हम उसको जैसा बाकी सैंपलों को ट्रीट किया जाता है इसी तरह उसको ट्रीट किया जाएगा और उसको नीचे भेज के उस पर टेस्ट करवाया जाएगा। वैसे हमारे पास इसकी एक स्ट्रिप भी अभी आ गई है जो ये बता देती है कि ये यूरिन का सैंपल ठीक है या इसमें कोई
पानी तो नहीं मिला हुआ है, उससे भी चेक किया जा सकता है। और इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं होता कि बंदा मनशियात का इस्तेमाल कर रहा हो फिर उसका ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। मसलन ओपियम का या बारबिटोनेस का या फिनोबारबिटोन का या कोई भी वो किसी भी चीज़ में अगर ये साल्ट मौजूद हैं तो उसके पेशाब में वो टेस्ट पॉजिटिव आने के चांस ही हैं। जैसे यूरिन TALC का सैंपल जो ड्रग ले रहे हैं वो जिस्म में कितने दिन तक उसकी वो रहती है जो हम उसको डिटेक्ट कर सकें? वो दिनों का हिसाब नहीं है, उसकी मिकदार है कि इतनी मिकदार में होगी तो वो टेस्ट में आएगी और उस मिकदार से कम होगी तो वो टेस्ट में नहीं आएगी। बेशक उसने वो 3-4 दिन पहले अगर इस्तेमाल की है लेकिन ऐसा ऐसा वो चीज़ पेशाब के रस्ते निकलती रहती है तो हो सकता है 2-3 दिन बाद ना वो छोड़ दे तो वो ना आए। तो टेस्ट नेगेटिव होने का ये मतलब हासिल नहीं होता कि वो मरीज़ मनशियात नहीं लेगा। उसकी मिकदार है, दिन नहीं है कि इतने दिनों बाद हम देखेंगे। उसकी मिकदार है, वो हमने अपनी रिपोर्ट में लिखी हुई है कि इसकी इतनी मिकदार से कम होगी तो वो टेस्ट में नहीं आएगी। अक्सर सैंपल बायस है, जो पेशेंट OSL सैंपल लेकर आता है वो जो ही स्लिप बन जाती है, सैंपल नीचे पहुंचता है, पेशेंट घर चला जाता है तो बाद में उसको भी कहा जाता है कि आपका सैंपल। तो ऐसी सूरत से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो पेशेंट बाहर से सैंपल लेकर आता है, हमें पहले उससे कोई एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। आप इसके बारे में जो मरीज़ सैंपल अपने साथ लेके आया है वो हमारी 2 नंबर सीट वाला जो रिसेप्शनिस्ट बैठा है उसने उसको डील करना है और वो सैंपल देखेगा। उसके ख्याल में अगर सैंपल जो है उसको इतनी महारत होती है कि वो देख ले कि सैंपल ठीक है या नहीं। अगर वो उसको शक है किसी चीज़ का तो मरीज़ को वो दरख्वास्त करे कि जी आप थोड़ी देर तशरीफ़ रखें, हम पहले चेक करा देते हैं कि आपका सैंपल हमारे लिए काफ़ी है या नहीं। और नीचे वो मुतलका डिपार्टमेंट में भेज के वहाँ से राय ले के ये सैंपल में ये वाले टेस्ट हो जाएंगे या नहीं। अगर वो कह देते हैं कि हो जाएंगे तो ठीक है, अगर वो डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि इसमें सैंपल टेस्ट नहीं हो सकते तो वो फिर मरीज़ को ये दरख्वास्त करे कि जी ये सैंपल कम है, आपको सैंपल मज़ीद देना पड़ेगा। देने के लिए चेयर में बैठ गए। अब उसका ये प्रोटोकॉल बताएं कि हमें टॉर्निकेट कब बांधनी चाहिए? क्या हम पहले बांध के बैठा दें फिर बाद में टैगिंग करें या हमें क्या करना चाहिए? यानी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट को हम आराम से बिठा लें जी, फिर प्रॉपरली उसकी पर्ची को पढ़ें, फिर प्रॉपरली कंटेनर पे लेबलिंग करें। जब हम सारा काम करके अपने ग्लव्स वगैरह चढ़ा चुके हों फिर उसके बाद सबसे आखिर में टॉर्निकेट को बांधना चाहिए। क्योंकि अगर हम पहले बांध देंगे और इसमें ज़्यादा टाइम लग गया तो हो सकता है कि जो बांधने से कुछ केमिकल्स में तब्दीलियाँ आ सकती हैं जो नुकसानदेह हो सकती हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है। सर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे पास एक मरीज आता है वो अपना कैल्शियम का टेस्ट करवाना चाहता है तो हम कैल्शियम का सैंपल किस तरीके से लेंगे, उसका हम पूरा प्रोटोकॉल बता देंगे। ठीक है, बात यह कि कैल्शियम का जब आपने सैंपल लेना है तो हमने टॉर्निकेट नहीं लगाना है और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि टॉर्निकेट जब हम लगाते हैं तो जो खून के सूरत ज़रात हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और अगर किसी वजह से टॉर्निकेट हमने लगाया और खून के ज़रात वो टूटे तो वो कैल्शियम निकल के जो है ना वो सीरम में चला जाएगा और जब हम उसको चेक करेंगे अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर तो वो हमारे रिजल्ट गलत देगा। इसलिए तरीका यही होता है कि बेहतर कि कैल्शियम का सैंपल लेते हुए खसूसी तौर पे टॉर्निकेट को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सही बात है। ये सिर्फ कैल्शियम के लिए ऐसे है या कुछ और टेस्ट भी ऐसे हैं? सैंपल ले लेते हैं तो सिरिंज को किस तरीके से डिस्पोज करना चाहिए? देखिए बहुत ज़रूरी सवाल है। उसकी वजह यह है कि आजकल मार्केट में सिरिंजें जो हैं वो रीयूज़ हो रही हैं और वो बहुत ख़तरनाक हैं क्योंकि उनकी वजह से फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एड्स बहुत फैल रहा है। तो इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि जब आप सैंपल ले लेते हैं तो आपके पास सैंपल कटर होना चाहिए।
सिरिंज कटर होना चाहिए। सिरिंज कटर दो तरह की होती हैं, एक खाली नीडल काटती है और एक जो है सिरिंज को पूरा काट देती है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि खाली सिरिंज की नीडल को ना काटें, क्योंकि वो फिर भी सिरिंज यूज़ हो सकती है। बेहतर यही है कि सिरिंज को ना उसकी जो गर्दन है ना, जहाँ से वो नीडल लगती है, जाके काट दें, ताकि वो सिरिंज किसी के इस्तेमाल में ही ना रहे। और ये बड़ा लाजमी स्टेप है। सर सवाल ये करना था, बाद पेशेंट आते हैं लिपिड प्रोफाइल करवाने, लेकिन वो पता चलता है जब रिजल्ट लेने आए तो उनको हम ये जवाब देते हैं कि आपका सैंपल लैपेमिक है, उसमें रिजल्ट सही नहीं आए। तो ऐसे पेशेंट को हम कैसे डील करें, वो कैसी रहनुमाई करें? देखें, जो लिपिड प्रोफाइल का सैंपल जिसे हम लाइपीमिक कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो दूधिया रंग का उसका हो जाता है, गाढ़ा सा जो है उसका सैंपल होता है। और उसकी बुनियादी वजह ये हो जाती है कि जब वो गाढ़ा होता है, उनका कोलेस्ट्रोल या ट्राइग्लिसराइड या बाकी जो उनके लिपिड के दूसरे टेस्ट हैं, वो सारे बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाते हैं। अब ये जो लाइपीमिक होने की दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि पेशेंट ने जो है ना प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किया अपने आप को। जो हमने कहा था कि भाई जब आपने कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड या लिपिड प्रोफाइल के लिए आना है तो कम से कम 12 घंटे का खाली पेट होना चाहिए। उससे एक दिन पहले जो है उसने बहुत ज़्यादा कोई घी और मुलज़्ज़म ग़िज़ाएँ नहीं खानी, उसने नॉर्मल डाइट लेनी है, अपने जो मामलात हैं नॉर्मल करने हैं। लेकिन अगर वो बंदा जो है वो नहीं करके आता तो हमने इसको पहले तो ये रूल आउट करना है कि ये ज़्यादा जो है उसकी परहेज़ी की वजह से हुआ है, या उसने प्रॉपरली उसको प्रिपेयर नहीं किया जिस तरह हमने बताया था। और तीसरी एक वजह ये हो सकती है कि बाज़ खून की ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनके अंदर कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड मौरूसी बीमारी हैं, जो बहुत ज़्यादा होता है कि तब कुछ इलाज करने के बावजूद, परहेज़ करने के बावजूद, उसके प्रॉपरली प्रिपरेशन जिस तरह हमने समझाया था करने के बाद भी ज़्यादा रहता है। इस सूरत में हम ये करते हैं कि हम टेस्ट नहीं करते, क्योंकि हो ही नहीं सकता, रिज़ल्ट गलत आएगा। तो हम मरीज़ को अच्छी तरह समझाते हैं कि भाई आपका क्योंकि बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड आ रहा था, इस वजह से हमने सैंपल नहीं किया। आप अपने घर जाएं, कोशिश करें कि 7 दिन ज़्यादा जो है मुलज़्ज़म ग़िज़ाएँ मत खाएं, कोशिश करें कि आप जो है वर्जिश करें और नॉर्मल डाइट लेने की कोशिश करें। और दोबारा इस तरह है कि आपने खाली पेट जो हमने उनसे हिदायत दी थी लेने के लिए सैंपल, उस तरह आता है। हम दोबारा सैंपल करते हैं तो जब हम देखते हैं कि सारी हिदायत के बावजूद उसका खून का जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसे कोई ऐसी बीमारी है जो उसका कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड कम नहीं हो रहा। तो फिर ज़ाहिर हम उसको कहते हैं भाई अब अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं। लेकिन ये जो दोबारा हम सैंपल लेते हैं इसके हम पैसे नहीं लेते। ठीक है। बस करें ना अच्छा सर, ये बताएं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट आते हैं तो हम उनका जब फास्टिंग का सैंपल लेते हैं शुगर के लिए तो वो ज़्यादा आता है, और बाद में जो 2 घंटे के बाद हमने हालांकि उसे सारी एहतियाती तदाबीर बताई होती हैं वो कम आता है। तो इस सूरत में हमें पेशेंट को क्या गाइड करना चाहिए? आमतौर पे इसमें 4-5 वजह की वजह से ऐसे हो जाता है कि जो 2 घंटे बाद वाला सैंपल है उसकी वैल्यू कम आती है और फास्टिंग की ज़्यादा आती है। उसमें सबसे ज़्यादा जो कामन हमारे तजर्बे में है वो ये है कि मरीज़ जो है वो सही वक्त पे आके सैंपल नहीं देता। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह उसने 8 बजे दिया है तो दूसरा जो सैंपल आके देता है वो 12-1 बजे आके देता है। अब उस सूरत में भी जो 2 घंटे बाद वाली है वो कम आती है। उसमें हम सबसे पहले पर्ची पे देखेंगे कि उसके फास्टिंग वाले सैंपल में और जो 2 घंटे बाद वाला सैंपल दिया है उसने उनमें कितना फ़र्क है। बाद दफ़ा पेशेंट जो है वो अपनी दवाई ले के उसके बाद फास्टिंग का सैंपल देता है, उसमें भी चांस होता है कि 2 घंटे बाद वाला सैंपल जो है कम आ जाए। बाद दफ़ा मरीज़ ऐसे होते हैं कि वो उसे पता नहीं होता लेकिन वो पैदल काफ़ी सारा चल के उसके बाद वो तशरीफ़ ले आते हैं और फिर उनका 2 घंटे बाद वाला सैंपल जो है वो कम हो जाता है। और बाद दफ़ा ये भी होता है कि मरीज़ ने रात को खाना देर से खाया, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने रात को 2-3 बजे खाना खाया। अक्सर लोग इस तरह करते हैं, देर से कहीं काम काज से आए 2-3 बजे खाना खाया फिर सो गए, तो उनकी फास्टिंग जो है वो प्रॉपर 10 घंटे की 9 घंटे की नहीं होती। उस सूरत में भी उनका ये होता है कि फास्टिंग का सैंपल ज़्यादा आ जाएगा, 2 घंटे का बाद में कम आएगा। तो ये हमने थोड़ी बहुत उनसे करके मरीज़ की कोशिश ये करनी है कि उसकी तसल्ली हो जाए। तो और उन्हें फिर ये कहना है कि आप 10-15 दिन बाद दोबारा रिपीट करवा लें ये सैंपल। तो ये सारी एहतियातें आपने करके आनी है ताकि आपका सही रिज़ल्ट आए।
ये बताएं कि जो हमारे खाली पेट वाले सैंपल होते हैं तो इनके लिए क्या हम मरीज़ को गाइड करते हैं कि भाई किस हालत में किस तरीके से उन्हें आना है? वो बाद इसमें थोड़ा सा ये होता है कि मरीज़ को रेस्ट करके नींद ले के पूरी अपनी और 10 एक घंटे कम से कम उसने कुछ ना खाया पिया हो, उसके बाद सुबह आके फास्टिंग का सैंपल दे। ये अदिल भाई ये बताएं कि ये आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉर्म हमें दिया है, पहले तो ये बताएं कि ये रिस्क मैनेजमेंट है क्या और हमें आपने ये फॉर्म दिया है इसका क्या फ़ायदा है और हम किस तरह अपने लोगों को और लेबॉर्ट्री के वर्कर को इससे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जो आपने रिस्क असेसमेंट की जो बात कर रहे हैं और रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं आप, ये एक ISO 15189 की बहुत अहम क्लॉज है, मैंडेटरी क्लॉज है, जिसकी वजह से हम ये काम करते हैं कि अपनी लैब में हर सेक्शंस में हर डिपार्टमेंट में कोई भी एक्टिविटी होती है उसको नापा जाए, उसको चेक किया जाए कि कौन सी जगह रिस्क है, कोई ख़तरा हो सकता है, कोई खदशा वगैरह हो सकता है। हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। और ये जो मैंने फॉर्म आपको दिया था रिस्क असेसमेंट का फॉर्म, वो रिस्क असेसमेंट का फॉर्म ये था कि हर डिपार्टमेंट में आप देखें कि किसी भी बंदे को किसी जगह पर किसी स्टाफ की बात भी हो सकती है, चाहे वो कोई स्टाफ हो या वो वर्क प्लेस की बात भी हो सकती है या वो उस एरिया की बात भी हो सकती है, उसको कोई ख़तरा है, किसी भी किस्म का ख़तरा, कोई जानी ख़तरा हो, कोई चोट लगने का ख़तरा हो, कोई स्लिप होने का ख़तरा हो या शॉक भी हो सकता है किसी भी किस्म का, या पेपर वेस्ट की भी बात हो सकती है, किसी भी किस्म का अगर कोई खदशा है, कोई ख़तरा है, उसको हम इस फॉर्म के ऊपर लिखेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी खदशा हो सकता है जो आगे बड़ा ख़तरा बन सकता है, आपने इस फॉर्म पे उसको नोट करना है। फिर हम उसको जज करते हैं कि जो ख़तरा आपने बताया वो ख़तरा कितनी दफ़ा आकर हो रहा है, उसकी अकरेंस क्या है, वो डेली बेसिस पर हो रहा है, वो ख़तरा 15 दिन में एक दफ़ा होता है, वो महीने में एक दफ़ा होता है, 6 महीने में एक दफ़ा होता है। अगर तो वो ख़तरा डेली बेसिस पर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी नौयत कुछ और है। अगर वो मंथली बेसिस पर हो रहा है तो उसकी नौयत कुछ और है, और अगर वो क्वार्टरली बेसिस पर हो रहा है तो उसकी नौयत कुछ और होती है। दूसरा, एक तो ख़तरे की बात होती है, दूसरा उस ख़तरे से हमें नुकसान कितना हो रहा है। अगर जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ही स्वेयर है तो वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। अगर वो नुकसान इतना स्वेयर नहीं है, बस ये है कि थोड़ी बहुत चोट लगी है या चोट भी नहीं है तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, किसी बिल्डिंग को नुकसान हुआ है, किसी चीज़ को नुकसान हुआ है, तो वो उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन सबसे इसकी स्वेयर कंडीशन ये है कि इससे किसी इंसान की जान भी जा सकती है किसी भी एक छोटी प्रॉब्लम की वजह से। तो इस सब को शॉर्ट करने का करके मैं बताता हूँ, जो हमने रिस्क असेसमेंट का फॉर्म बनाया था, ये खदशात की तशखीस या ख़तरे की तशखीस का जो फॉर्म बनाया था, इस फॉर्म को बनाने का मकसद ये था कि हर सेक्शन में लेबॉरेटरी के हर डिपार्टमेंट में हम इस चीज़ को चेक करें और हर बंदे को उसमें इन्वॉल्व करें और उसको बताएं कि भाई आप अपना ख़तरात अब देखें। मैं उस वर्क स्टेशन में नहीं हूँ जहाँ पर रिसेप्शन पे एक बंदा बैठा है, रिसेप्शन में भी बंदा बैठा है, उसके ख़तरात कुछ और हैं, वहाँ पर उसको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पेशेंट कोई बीमार भी आ सकता है, उसके मुंह पे छींक भी सकता है, कोई पेशेंट ऐसे भी आ सकता है जिसको ब्लीड हो रही है, इस तरह के मुख्तलिफ ख़तरात उसको हो सकते हैं उस बंदे को। चलो और कुछ भी नहीं है, हमारा टाइल्स लगी नहीं है, हमारी माशाल्लाह से टाइलिंग फ्लोर्स हैं, उस बंदे को ये भी खतरा हो सकता है कि अगर वो जूते किसी ऐसी तरीके से पहन के आया है तो वो स्लिप भी हो सकता है, कोई पेशेंट आए स्लिप हो जाए, वो उसके ऊपर गिर जाए, ये भी हो सकता है। कोई बच्चा है, वो अगर उससे प्रिकिंग कर रहा है, उस बच्चे ने हाथ पाँव अगर मारा है तो नीडल अंदर जा सकती है, उसको चुभ सकती है, उस बंदे को लग सकती है। तो देखें रिसेप्शन पे जितने भी खतरात हो सकते हैं, चाहे वो मामूली नौयत के हों, वो मिड लेवल के हों या बहुत एक्सेसिव हो सकते हैं, इन तमाम ख़तरात को निपटने के लिए हमने ये फॉर्म बनाया है। जब हमारे पास ये फॉर्म फिल हो के आएगा कि भाई मेरे पास ये ख़तरा है और ये ख़तरा महीने में एक दफ़ा हो सकता है, इसका खदशा ये होता है, इसलिए महीने में एक दफ़ा हो सकता है, महीने में हर 15 दिन बाद हो सकता है, या ये हो सकता है डेली बेसिस पर हो, उस पर फिर हम डिसीजन लेंगे कि भाई इस खतरे को निपटने के लिए हमने डिसीजन क्या लेना है, इसके लिए कौन कौन सी रेमेडीज़ हमने करनी है ताकि हम इन खतरात को कम से कम किया जा सके। यानी कि आपके जो फॉर्म आपने बुनियादी तौर पे बनाया है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि ये बड़ा अच्छा फॉर्म है, क्योंकि बाद हमारा अक्सर ये होता है कि पेशेंट आते हैं, हेपेटाइटिस सी के हो गए, एड्स के हो गए, हेपेटाइटिस बी के हो गए, और हमारा बंदा बाद का सैंपल लेता है, उसको प्रिक हो जाता है,
तो प्रिक होने के बाद जाहिर है ये भी एक डेंजर तो है ना कि एक बंदे को, हमारा जो वर्कर है वो बड़ा कीमती बंदा होता है, पेशेंट तो है ही, हमारा बंदा भी कीमती है। इसी तरह आपकी बात सही है कि जैसे हम टेस्ट कर रहे हैं किसी जगह पे, और टेस्ट करते हुए बास केमिकल इतने पॉइजन्स होते हैं या इतने टॉक्सिक होते हैं कि वो अगर किसी वजह से लीक हो जाए या हाथ पे लग जाए या कोई और मसला हो तो वो भी डेंजर एरिया में होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे बंदों को ये भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आग लगने की सूरत में, ये भी एक हादसा है ना कि आग लगने की बेशक डबल 1 डबल 2 की ट्रेनिंग है, लेकिन जैसे हाथ अगर हमें किस वक्त कौन सा जो है वो हमें आग बुझाने का आला इस्तेमाल करना है वो भी इसमें आता है। इसके अलावा ये बड़ा अच्छी चीज़ है, मैं तो समझता हूँ कि आपने बड़ी चीज़ बनाई है। आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी चीज़ क्या हो सकती है लेबॉर्ट्री के अंदर? और ये भी आपने बड़ा अच्छा कहा कि क्योंकि आप और मैं जो है तो हम ऑफिस में बैठे हैं, मेरी अपने यहाँ के हैजर्ड्स हैं हादसे के। जो बंदा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसके अपने हैं, जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है उसके अपने हैं, जो रिसेप्शन पे काम कर रहा है उसके अपने हैं, और जो हार्मोन में काम कर रहा है उसके अपने हैं, जो एक्सरे में देखें ना एक्सरे में अपने हैं। बिल्कुल सही है। और हमें ये एवेलुएट करना चाहिए कि हर बंदे के छोटे या बड़े क्या खतरे हैं, और ये फिर लेबॉर्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ है कि वो उन चीज़ों को ख़त्म करे। सर आपने बहुत अच्छी बात की है, बिल्कुल सही है। पहले आपका जो सवाल था मैं उसका जवाब देता हूँ। आप बता रहे थे कि छोटे से छोटा खतरा हमारी लेबॉर्ट्री में क्या हो सकता है और बड़े से बड़ा क्या हो सकता है। छोटे से छोटा खतरा तो एक स्लिप भी हो सकता है कि मैं जा रहा हूँ और मेरा पाँव स्लिप हुआ और मैं गिर गया। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर मॉइस्चर हुई, ये सब टाइल्स हैं, थोड़ी सी भी मॉइस्ट हुआ या मेरा पाँव गीला था, मैं वॉशरूम से आया, मेरा पाँव गीला था और मैंने टाइल पर रखा और मैं स्लिप हो गया, स्लिप, ये सबसे छोटा खतरा हो सकता है कि मेरी ब्लीडिंग भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन मैं स्लिप हो गया, मेरा पाँव मुड़ा, ये सबसे छोटा खतरा हो सकता है। बड़े से बड़ा खतरा तो अल्लाह माफ़ करे कि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। बड़े हादसे में आग लगना भी हो सकता है, बड़े हादसे में ये भी हो सकता है कि मैं सीढ़ियों से नीचे गिर जाऊँ। आप देखें हमने रेलिंग लगाई है, सीढ़ियों के गिर, डॉक्टर साहब आपने रेलिंग लगाई है मास्टर्स अपनी लैब में, तो ये इन्हीं सब खतरात की वजह से लगाई है। नो डाउट ये इस फॉर्म बनने से पहले की बात है और आप लोगों ने इसको बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये हम छोटी से छोटी बात को यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि ये खतरा किसी भी वक्त कहीं पर भी रूनुमा हो सकता है, ताकि हमारी कोशिश ये है कि हम अपने डिपार्टमेंट्स को इन तमाम रिस्क से बचा सकें। जी ठीक हो गया, अच्छी तैयारी बात आपने फॉर्म दिया ना, तो ये जो मुतलका सेक्शंस हैं कि इनको कैसे भरना है या क्या करना है आपके ख्याल में? हमने मोटा मोटा सा इसको बता दें तफसीलन एज ए होल एक पॉलिसी के तहत। डॉक्टर साहब ये जो फॉर्म दिया गया है इस फॉर्म पे सारे HODs को, जो आपके सेक्शनल HODs हैं, उन सबको ट्रेनिंग्स भी दी गई। इसको ट्रेनिंग देने के बाद ये असल में फॉर्म इंग्लिश में था और हमने भी वहाँ पर इंग्लिश में प्रेजेंट किया था। आपने कहा कि इसको उर्दू में करें ताकि ईजी टू रीड हो जाए और हर बंदा इसको अंडरस्टैंड कर सके, तो हमने इसको उर्दू में बनाया। जब हमने इसको उर्दू में बनाया तो आपने इसको इम्प्लीमेंट करवाया तुम्हारे डिपार्टमेंट्स पे। अब आपका सवाल ये है कि ये फॉर्म हर HOD के पास जाएगा, सेक्शनल HOD के या डिपार्टमेंटल HOD के पास जाएगा, वो अपने पॉइंट ले, वो अपने खतरात लिखेगा कि भाई ये मेरा खतरा हो सकता है, ये खतरा हो सकता है, छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी खतरा जो मुझे मेरे वर्क स्टेशन पर पेश आ सकता है मैं वो लिखूंगा। वो सब चीज़ें मैं लिखूंगा। वो लिखने के बाद इस पर वर्क करेगा MR इसको वर्क करेगा। जो डिपार्टमेंट अपना खतरा लिखेगा वो साथ ये भी खदशा लिखेगा कि भाई इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि MR को नहीं पता कि वहाँ पर MR मौजूद नहीं है उस वर्क स्टेशन पर। जो ही खतरा होगा तो MR तो फ़ौरन नहीं पहुँचेगा ना, वहाँ पर उनके अपना स्टाफ होगा, वहाँ पर वो खुद ही होंगे कि वो एकदम वहाँ पर क्या काम कर सकते हैं फॉर फर्स्ट एड ना, फर्स्ट एड के लिए क्या काम किया जा सकता है। और उसके बाद हमने डिटेल्ड काम क्या करना है, जो डिटेल काम है उसके लिए वो फिर MR के पास जाएंगे, मैनेजमेंट के पास जाएंगे कि भाई इस वाले प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन बताएं। उस वक्त तो फॉर द टाइमिंग हमने ये काम कर लिया है और उसके बाद जब डिटेल्ड इस पर हमने इसको कूप अप करना है इस प्रॉब्लम को, तो वो किस तरीके से होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुतलका सेक्शन के हेड हैं ये फॉर्म उनको दे दिया जाए और वो अपनी अकल और शऊर के तहत ये बताएं कि भाई हम यहाँ काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो उनको होनी है ना, मुझे तो नहीं होनी, कि वो ये बताएं कि हमें क्या क्या यहाँ एमरजेंसी सिचुएशन, चाहे वो छोटी नौयत की हो चाहे बड़ी नौयत की हो सकती है। और ये जो हमारे मुतलका हेड हैं उनका काम है कि जो छोटी हैं उनको कैसे हल करना है, जो बड़ी हैं उनको भी कुछ सजेशन देनी है कि इनको कैसे हल होना चाहिए। और फिर ये मैनेजमेंट का काम है, यही चाह रहे हैं ना आप एक सवाल करना चाह रहे थे कोई डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे बताएं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल किसी एडमिन डिपार्टमेंट से उन्होंने फॉर्म फिल करके दिया और वो बता रहे हैं कि जो इसकी जो ख़तरा है इसकी नौयत दरमियाने दर्जे की है,
लेकिन आपके पास जब वो आया और आप इसको सोच रहे हैं कि ये कम नौयत की है, इसका दर्जा कम नौयत का है, तो आप इसको किस तरह हैंडल करेंगे? आपने ट्रेनिंग भी ली है इस पर, आप बताएं आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? मैं इसको हम सॉल्व क्या, अगर मामूली नोयत की है वो तो देखी जा सकेगी कि जो वो उन्होंने लिखी है वो मामूली है या दरमियानी है या शदीद है। अगर उन्होंने दरमियान वाली कही है और लिखी दरमियान वाली है और अलग वो मामूली रही है तो वैसे ही वो सॉल्व हो जाएगी। वो तो उसमें मैनेजमेंट की वो नहीं होगी। अगर वो उसमें है वो शदीद नोयत की है तो उसके साथ हो सकता है, और फ्यूचर में तो फिर मैनेजमेंट से उसके लिए मशवरा करके उसको सॉल्व कर। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, और देखें आपने अपने फॉर्म के ऊपर ये सारा का सारा चार्ट दिया हुआ भी है कि जो खदशात की तशखीस का तरीक़ाकार है वो उसमें लिखा हुआ है। शदीद नौयत की होगी, इम्कानात और शिद्दत इन दोनों को मिलाकर आपने उसका चार्ट बनाना है। तो ये जहाँ पर भी जिस नंबर पे फॉल करेगा आपने उसको बता देना है। तो अपने आप सेक्शनल हेड को, जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, इसका मतलब है ये आपके फॉर्म का पार्ट भी है, उनको ये बता दें कि इसको देख कर फिर फिल कर दें। थैंक यू। सर ब्लड गैसेस का सैंपल लेने का क्या तरीका है सर? अगर कोई मरीज़ इस स्लिप के साथ आता है कि इनका ब्लड गैसेस का टेस्ट करना है, तो उसका कोशिश करना है कि हमने वो ब्लड नहीं लेना। हमारे सामने अस्पताल है, हमने मरीज़ को किसी वार्ड में भेजना है और डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करनी है वहाँ पे कि बराए करम इनका ब्लड गैसेस के लिए सैंपल हमें ले दें। ब्लड गैसेस के लिए आर्टीरियल ब्लड चाहिए होता है। आर्टीरियल ब्लड लेना खासा मुश्किल काम होता है, बगैर महारत के वो नहीं लिया जा सकता। जो वार्ड में डॉक्टर साहबान काम करते हैं उनको ये महारत होती है कि वो आर्टीरियल ब्लड ले सकते हैं। इसलिए सबसे बेहतर बात यह है कि यहाँ पे ब्लड ना लिया जाए और मरीज़ को अस्पताल रिक्वेस्ट करके बड़े अदब से वहाँ अस्पताल भेज के वहाँ से उनका ब्लड निकलवा दिया जाए। ब्लड गैसेस का सैंपल लेने का कोई तरीका बता देंगे हमें? पहली बात है, अभी जैसे डॉक्टर बद्र आलम साहब ने आपको ये बताया कि ब्लड गैस क्योंकि आर्टरी से लिया जाता है, और आर्टरी जो होती हैं वो बुनियादी तौर पे बड़ी अंदर डीप होती हैं, तो हमारा जो फ्लेबॉटमिस्ट है वो उसका सैंपल नहीं ले सकता। उसका सैंपल एक माहिर डॉक्टर या कोई ट्रेंड नर्स जो है ना वो अस्पताल में ले सकती है। तो जब कोई डॉक्टर हमें रिक्वेस्ट भेजता है कि ये ब्लड गैस करना है, तो हम मरीज़ को बताते हैं कि भाई हम आपको एक सिरिंज देंगे, और सिरिंज में हमने क्या करना है, उस सिरिंज में हमने ये करना है कि उस सिरिंज को लेके हमने उसमें हेपरीन थोड़ी भरनी है, और उसके बाद वापस उसी बॉटल में जो हेपरीन जिससे ले रहे हैं हेपरीन की बॉटल में वो वापस हेपरीन शिफ्ट कर देनी है वापस। और उसके बाद जो वो नीडल है, जो सुई लगी हुई है ना उस सिरिंज की, उसके अंदर जितनी हेपरीन है वो काफ़ी है एज एन एंटी कोगुलेंट हमारे सैंपल के लिए। उसके बाद हम ये पेशेंट को एक फॉर्म देते हैं जिस पे लिखा होता है कि जब डॉक्टर ये सैंपल लेगा तो वो मुदर्जा ज़ैल हिदायत का अमल करेगा। पहली बात तो ये कि सैंपल लेने के बाद कोशिश ये करे कि जब वो सैंपल ले ले तो वो जो हम प्लंजर होता है ना उसमें जो है उसके और वो जो ब्लड है उसके दरमियान हवा नहीं रहनी चाहिए, तो कोशिश करे कि हवा ही ना हो। दूसरा काम ये करता है इमीडिएटली सैंपल लेने के बाद वो एक किसी कॉर्क में या रबड़ में उसके अंदर नीडल लगा देता है ताकि बाहर की हवा जो है ना उस सिरिंज के अंदर ना शामिल हो। तीसरी फौरन ये करता है कि इमीडिएटली उसके लिए एक आइस बॉक्स, वो भी हम अमूमन खुद देते हैं सिटी लैब से, कि ये जो है ना आइस बॉक्स होता है उसका फ़ायदा ये होता है इन तीनों अमल करने का कि ब्लड गैस बेसिकली हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और बाइकार्बोनेट इस तरह के केमिकल जो है उनको टेस्ट करना है। अगर बाहर से हवा चली गई या आपने उसका टेम्परेचर को सही नहीं किया और या आपने जब वो प्लंजर था ब्लड के साथ ना रखा तो वो जो हवा है मिक्स होके रिजल्ट को गलत रिजल्ट दे सकती है। फिर इमीडिएटली डॉक्टर पेशेंट को देगा और कहेगा कि फ़ौरन लेबॉर्ट्री लेके जाए। जैसे ही हमारे पास लेबॉर्ट्री में आएगी तो हमने ये नहीं करना कि मरीज़ को टोकन दे के बिठा देना है, हमने सबसे पहले ब्लड गैस के मरीज़ को डील करना है, उसको हमने लेना है। उसका नंबर ऑलरेडी हमने लगाया होगा, वो फ़ौरन हमने पेशेंट को सैंपल जो है अपने नीचे लेबॉर्ट्री में भेजना है। अर्जेंट बुनियादों पर करा के पेशेंट को इतनी देर वहीं बिठाए रखना है
और उसके बाद करके उसी वक्त इमीडिएटली रिपोर्ट देनी है, क्योंकि ब्लड गैस एक इमरजेंसी टेस्ट है, इसको हमने डिले नहीं करना। तो ये हम एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है। ये जिस टाइम हमें सैंपल जो है ना बाहर से आता है, डॉक्टर जो है ना भेजते हैं, ठीक है, अब वो एक कॉक की बजाय कोई साबुन या कोई और मटेरियल उस पर जो है ना एयर टाइट करके भेजते हैं। क्या आया उससे हमारा सैंपल जो है वो तो नहीं प्रॉब्लम करेगा, या कोई इन्फेक्शियस या कोई और होने का खदशा तो नहीं है? नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बाद का ऐसा होता है कि डॉक्टर जो है वो आइडियली तो कॉक जो है ना सबसे बेहतर है, लेकिन कभी कभी साबुन में भी भेज देते हैं, और ये कोई बुराई नहीं है, साबुन में भी भेज देते हैं, कोई हर्ज नहीं है, कोई ऐसा प्रूव नहीं है कि ये जो साबुन में वो भेज रहे हैं इससे कोई ब्लड गैस पे। मकसद तो सिर्फ ये है कि जो ब्लड हवा है ना वो अंदर नहीं जानी चाहिए, तो वो साबुन में जब लगाते हैं तो उससे हवा नहीं जाती, इसलिए ये भी तरीका जो है चलता है। सर, अगर मरीज के सारे सैंपल ना हो सकें तो मरीज को क्या हदायत देनी चाहिए? जी, ये उस सूरत में होता है, बाद दफ़ा मरीज या यूरिन का सैंपल उस वक्त नहीं दे सकता, या कोई और सैंपल वो उस वक्त नहीं दे सकता। तो अगर हमने उसकी पर्ची पहले पूरी बना ली है तो उसको हम ये कहेंगे कि ये आप जब ये ख़ास तौर पे यूरिन और स्टूल के सैंपल में मसला आता है कि जब ये आपको आए उसको बॉटल दे देंगे, जब ये सैंपल आप तो देने की आदत हो तो ये दे उस वक्त इसमें डाल के तो हमें दे जाएगा। तो वो उन टेस्टों के जो उस मरीज़ ने नहीं दिए उनके आगे हाथ से लिखने के ये सैंपल ड्यू है, ये सैंपल बकाया है, ये सैंपल मरीज़ ने अभी देने हैं। वो आपकी स्लिप सिस्टम में चली जाएगी। मरीज़ जब दोबारा सैंपल लेके आएगा तो उनको लाजमी तौर पे नया नंबर लगा के और नीचे ये लिखना है कि ये फलां नंबर के ड्यू सैंपल है, फिर उनको नीचे भेजना है टेस्टों के लिए। नया नंबर लगाना बकाया सैंपलों पे बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लैब के कुछ टेस्ट फास्टिंग में होते हैं और कुछ रैंडम में होते हैं, उसके लिए क्या हदायत हो? उसमें भी अगर मरीज़ से पूछ लें कि दोनों की पर्ची हम आपको अभी बना दें या बाद में बना के पर्ची, तो वो जिस हिसाब से मरीज़ की तसल्ली हो उस हिसाब से पर्ची बनाएं। अगर सारे टेस्टों की पर्ची अभी बना दी है और उससे पैसे ले लिए गए हैं तो जो सैंपल जो है हम बाद में लेने हैं वो ड्यू कर दें और वो उससे ले लें, और जब वो दोबारा सैंपल देने आए तो उसको साहब का हवाला दे के नया नंबर लगाना है। अच्छा सर, एक बंदा आता है शुगर का टेस्ट करवाना, लेकिन वो नाश्ता कर चुका होता है, डॉक्टर ने लिखा होता है खाली पेट और 2 आवर्स शुगर। उस सूरत में उसकी शुगर का सैंपल लेना चाहिए या उसको वापस भेज देना चाहिए, या अगले दिन दोनों सैंपल लेना चाहिए? इस तरीके से अलग-अलग दिन फास्टिंग और 2 आवर्स सैंपल लेने में रिपोर्टों में वो मुताबिकत नहीं होती, इसलिए बेहतर बात यह है कि दोनों सैंपल एक ही दिन लिए जाए, पहले फास्टिंग दिया जाए, उसके बाद 2 घंटे नाश्ते के बाद वाला सैंपल दिया जाए। अच्छा सर, इसी का एक और सवाल है, कुछ पेशेंट खाली पेट नहीं होते लेकिन उनके टेस्ट ऐसे लिखे जाते हैं जैसे लिपिड फाइल यूरिक एसिड, वो कहते हैं कि डॉक्टर को हमने शाम को चेक करा, तो ऐसी सूरत में अगर हमें इमरजेंसी में सैंपल लेना पड़ जाए, हमें उनसे कौन सी ऐसी मालूमात लेनी चाहिए कि अगर हम वो टेस्ट कर लें तो फिर उसमें उनके लिए प्रॉब्लम है? उन्हें पहले समझाना चाहिए कि फास्टिंग में और बगैर फास्टिंग के सैंपल लेने में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, लेकिन अगर वो फिर भी कहें कि नहीं आप सैंपल हमारे थ्रू ले लें तो थोड़ी सी ये हिस्ट्री लेनी चाहिए लाइपिड प्रोफाइल के लिए कि उन्होंने अंडा, घी, पराठा वगैरह कोई चिकनाई वाली चीज़ तो नहीं इस्तेमाल की। अगर उन्होंने आम सीधा साधा खाना खाया हुआ है तो फिर आप ले लें। इसी तरह यूरिक एसिड जो है वो गोश्त, दालें वगैरह जो चीज़ें हैं, अगर उन्होंने नहीं इस्तेमाल की, आम सीधा साधा सब्जी के साथ रोटी खाई है या स्लाइस एक आधा खाया है, तो फिर आप यूरिक एसिड का भी सैंपल ले लें, लेकिन उनको बता दें कि ये अपने डॉक्टर को जब नतीजा दिखाएं तो वो ये बताएं कि ये फास्टिंग सैंपल नहीं है। ठीक है सब पेशेंट यहाँ आते हैं और आके वो शिकायत करते हैं कि मैं जब यहाँ पे आके कहते हैं कि मेरी रिपोर्ट को व्हाट्सएप करना है या ईमेल करना है, तो वो जो टाइम उनको दिया होता है उस टाइम पे वो रिपोर्ट उनको व्हाट्सएप और, और ईमेल नहीं होती। सर, इस बारे में कुछ बोला? देखिए, सिटी लैब ने ना कई तरीकों से जो है 3 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 तरी
हमने फैसिलिटी दी हुई है रिपोर्ट मरीज़ को देने की। हम उस रिपोर्ट को जो है उसको अपना व्हाट्सएप भी कर देते हैं, हम उसको जो है ईमेल भी कर देते हैं, उसको हम TCS भी कर सकते हैं। तो पेशेंट जब बुनियादी तौर पे आता है तो ये हमारे रिसेप्शनिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो पेशेंट अगर कहता है कि मुझे या तो आप TCS कर दें या मुझे आप व्हाट्सएप कर दें या मुझे ईमेल कर दें, तो मैं बार बार कहता हूँ जो हमारे रिसेप्शनिस्ट ज्यादती करते हैं कि ज़रा मोटा मोटा लिख दें, या उसकी एक मोहर बनाई हुई हमने बाकायदा, अब तो मोहर बन गई है कि वो मोहर ऊपर लगा देते हैं कि भाई इस पेशेंट की व्हाट्सएप ईमेल या जो भी होता है उसको लिख देते हैं कि ये जो है उसको करनी है। अब ये जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, लेबॉर्ट्री वालों की जिम्मेदारी है, और ये जो मुतलका सेक्शन है इसके लिए हमने एक सेक्शन बनाया हुआ है जो बाकायदा इसको लुक आफ्टर करता है। लेकिन अगर किसी से कोई सुस्ती होती है हमारे एंड से तो हम उसको बड़ा सीरियसली एक्शन लेते हैं। हमारा काम है मरीज को मुतमईन करना, अगर हमारी गलती है तो आप एडमिट करें, हाँ जी हमारे से गलती हुई है, हम माफ़ी चाहते हैं आप उसको जिस तरह भी मुतमईन करना है, ये आपकी वो है कि आपने मरीज़ को ज़रूर मुतमईन करना है। एक मरीज हमारे पास आता है और वो कहते हैं कि ये मुझे टेस्ट अर्जेंट करवा के दें, इस चीज़ के बारे में आप बता दें थोड़ा। ये फर्स्ट सीट वाले काम है कि फ़ौरन अपने इंचार्ज को अगर करें कि ये पेशेंट अर्जेंट रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो इंचार्ज का काम है कि फ़ौरन नीचे मुतलका डिपार्टमेंट को कॉल करें, इंचार्ज के साथ रब्ता करें और उससे पूछे कि ये टेस्ट है मुझे अर्जेंट, आप कब तक दे सकते हैं, जल्द से जल्द। जो ही वो आपको टाइम कन्फर्म करे आप पेशेंट को बताएं कि सर हम आप इतनी देर में ये रिपोर्ट दे सकते हैं। पेशेंट रिसीव करे, उसकी 3 स्लिप्स निकालें, तीनों स्लिप्स पे अर्जेंट स्टैंप लगाएं। अगर पेशेंट का व्हाट्सएप या ईमेल नंबर है वो ले लें ताकि जैसी रिपोर्ट हम आपको व्हाट्सएप कर सकें। 3 स्लिप, पहली स्लिप आप रिपोर्टिंग सीट वाले को दें, दूसरी स्लिप नीचे मुतलका इंचार्ज जो टेस्ट परफॉर्म करेगा उनको दें, और एक स्लिप जो लड़का ग्राफ कंप्लीट करे उसको दें। और जो ही रिपोर्ट तैयार हो आप व्हाट्सएप ईमेल करें, और अगर ऐसे टेस्ट जो जल्दी दे सकते हैं अटेंडेंट को बिठाएं और उसी टाइम उसको रिपोर्ट करा कर उनके